ऐसी चीजें जिनसे सपने बनते हैं। सोफी ने कई दिनों तक अल्बर्टो से कुछ और नहीं सुना, लेकिन वह हरमीज को देखने की उम्मीद में बगीचे में बार बार नजर घुमाती रही। उसने अपनी मां को बताया कि कुत्ते ने अपने घर का रास्ता खुद ही ढूंढ लिया है और उसे उसके मालिक, जो एक भूतपूर्व भौतिकी शिक्षक है, ने अंदर बुलाया है। उसने सोफी को सौरमंडल और 16वीं शताब्दी में विकसित हुए नए विज्ञान के बारे में बताया था। उसने जोआना को और भी बताया। उसने उसे अल्बर्टो से मिलने, मेलबॉक्स में पोस्ट कार्ड और घर लौटते समय मिले 10 मुकुट वाले सिक्के के बारे में सब कुछ बताया। उसने हिल Time is money. डे और सोने के क्रूज के बारे में सपना अपने तक ही सीमित रखा। मंगलवार 29 मई को सोफी रसोई में बर्तन धो रही थी। उसकी मां टीवी समाचार देखने के लिए लिविंग रूम में चली गई थी। जब शुरुआती थीम खत्म हुई तो उसने रसोई से सुना कि नॉर्वेजियन यूएन बटालियन के एक मेजर की गोली लगने से मौत हो गई है। सोफी ने बर्तन धोने का तौलिया टेबल पर फेंका और लिविंग रूम में भाग गई। वह कुछ सेकंड के लिए यूएन अधिकारी के चेहरे की झलक पाने के लिए समय पर पहुंची, इससे पहले कि वे अगले आइटम पर स्विच करते। अरे नहीं, वह चिल्लाई। उसकी मां उसकी ओर मुड़ी। हाँ, युद्ध एक भयानक चीज है। सोफी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन सोफी, यह इतना बुरा नहीं है। क्या उन्होंने उसका नाम बताया? हाँ, पर मुझे याद नहीं। मुझे लगता है कि वह ग्रिमस्टैड से था। क्या यह लिलिसैंड जैसा ही नहीं है? नहीं, तुम मूर्खता कर रहे हो। लेकिन अगर आप ग्रिमस्टैड से आते हैं तो आप लिलिसैंड में स्कूल जा सकते हैं। उसने रोना बंद कर दिया था, लेकिन अब प्रतिक्रिया देने की बारी उसकी मां की थी। वह अपनी कुर्सी से उठी और टीवी बंद कर दिया। क्या हो रहा है सोफी? कुछ नहीं। हाँ है, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और मुझे लगता है कि वह तुमसे बहुत बड़ा है। अब मुझे जवाब दो, क्या तुम लेबनान में किसी आदमी को जानती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप लेबनान में किसी के बेटे से मिले हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं तो उनकी बेटी से भी नहीं मिला हूं। किसकी बेटी? इससे आपका कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है ऐसा है। शायद मुझे कुछ सवाल पूछने शुरू कर देने चाहिए। पिताजी कभी घर क्यों नहीं आते? क्या इसका कारण यह है कि तुम्हें तलाक लेने की हिम्मत नहीं है? शायद तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में तुम नहीं चाहती कि मेरे और पापा को पता चले, वगैरह वगैरह। मेरे पास खुद के लिए बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन अभी मैं इतनी थकी हुई हूं कि बिस्तर पर जा रही हूं और मुझे मासिक धर्म भी आ रहा है। सोफी भागकर अपने कमरे में चली गई। उसे रोने का मन हो रहा था। जैसे ही वह बाथरूम में गई और कंबल के नीचे सिमट गई, उसकी मां शयन कक्ष में आई। सोफी ने सोने का नाटक किया, हालांकि वह जानती थी कि उसकी मां इस पर यकीन नहीं करेगी। वैसे किसे की ना जाती थी कि उसकी मां की जानती थी कि सोफी जानती थी कि उसकी मां भी इस पर यकीन नहीं करेगी। फिर भी उसकी मां ने यह नाटक किया कि उसे यकीन है कि सोफी सो रही है। वह सोफी के बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और उसके बालों को सहलाने लगी। सोफी सोच रही थी कि एक ही समय में 2 जिंदगियां जीना कितना जटिल है। वह दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम के अंत का इंतजार करने लगी। शायद यह उसके जन्मदिन तक खत्म हो जाए, या कम से कम मिडसमर ईव तक, जब हिल्डे के पिता लेबनान से घर आ जाएंगे। मैं जन्मदिन की पार्टी करना चाहती हूं, उसने अचानक कहा। बहुत बढ़िया लगता है। आप किसे आमंत्रित करेंगे? बहुत सारे लोग। क्या मैं जा सकता हूं? बेशक, हमारे पास एक बड़ा बगीचा है। उम्मीद है कि अच्छा मौसम जारी रहेगा। सबसे अधिक मैं इसे मिडसमर ईव पर करना चाहूंगा। ठीक है, हम यही करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सोफी ने कहा। वह केवल अपने जन्मदिन के बारे में ही नहीं सोच रही थी। यह वास्तव में है। मुझे लगता है कि मैं हाल ही में काफी बड़ा हो गया हूं। यह अच्छा है ना? मुझे नहीं पता। सोफी तकिए में सिर छिपाए हुए बात कर रही थी। अब उसकी मां ने कहा, सोफी, तुम्हें मुझे बताना होगा कि इस समय तुम इतनी असंतुलित क्यों लग रही हो। सोफी ने अचानक अपनी मां की ओर मुंह किया। कुत्ते का नाम हेमीज है, उसने कहा। क्या तुम 15 साल की उम्र में ऐसी नहीं थी? शायद, लेकिन आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये अल्बर्टो नामक एक आदमी का है। अच्छा, ऐसा है। वह पुराने शहर में रहता है।
तुम कुत्ते के साथ इतनी दूर चले आए? इसमें कोई खतरा वाली बात नहीं है। तुमने कहा था कि कुत्ता अक्सर यहां आता था। क्या मैंने ऐसा कहा? अब उसे सोचना था। वह जितना संभव हो सके उतना बताना चाहती थी, लेकिन वह नहीं बता सकी। सब कुछ बताओ। आप शायद ही कभी घर पर रहते हैं, उसने कहा। नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूं। अल्बर्टो एंड हेमीज यहां कई बार आ चुके हैं। किस लिए? क्या वे भी घर में थे? क्या आप एक बार में कम से कम एक प्रश्न नहीं पूछ सकते? वे घर में नहीं थे, लेकिन वे अक्सर जंगल में घूमने जाते हैं। क्या यह इतना रहस्यमय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वे टहलने जाते हैं तो वे भी बाकी लोगों की तरह हमारे गेट के पास से गुजरते हैं। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो मैंने कुत्ते से बात की। इस तरह मैं अल्बर्टो से परिचित हुआ। सफेद खरगोश और उस सब चीज के बारे में क्या? यही तो अल्बर्टो ने कहा था। वह एक वास्तविक दार्शनिक है, आप देखिए। उसने मुझे सभी दार्शनिकों के बारे में बताया। बस ऐसे ही बाढ़ के पार? वास्तव में उन्होंने मुझे कई बार पत्र भी लिखे हैं। कभी कभी उन्होंने उन्हें डाक से भेजा है और कभी कभी वे टहलने जाते समय उन्हें मेल बॉक्स में डाल देते हैं। तो यह वह प्रेम पत्र था जिसके बारे में हमने बात की थी। सिवाय इसके कि यह कोई प्रेम पत्र नहीं था और उन्होंने केवल दर्शन शास्त्र के बारे में ही लिखा। हाँ, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है जितना मैंने 8 साल के स्कूल में सीखा था। उदाहरण के लिए, क्या आप कभी गियोर्डानो ब्रूनो के बारे में सुना है, जिन्हें 1600 में सूली पर जला दिया गया था? या न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में? नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। मुझे यकीन है कि आप यह भी नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा क्यों करती है और यह आपका अपना ग्रह क्यों है। इस आदमी की उम्र लगभग कितनी है? मुझे शायद 50 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लेबनान से उसका क्या संबंध है? यह एक कठिन सवाल था। सोफी ने बहुत सोचा। उसने सबसे संभावित कहानी चुनी। अल्बर्टो का एक भाई है जो संयुक्त राष्ट्र बटालियन में मेजर है और वह लिलेसैंड से है। हो सकता है कि वह वही मेजर हो जो कभी मेजर के केबिन में रहता था। इटली। खैर, लगभग हर महत्वपूर्ण चीज या तो ग्रीस से आती है या इटली से। अल्बर्टो एक अजीब सा नाम है ना? शायद यह इटालियन लगता है, लेकिन वह नॉर्वेजियन बोलता है। हाँ, धारा प्रवाह। तुम्हें पता है क्या सोफी, मुझे लगता है तुम्हें आमंत्रित करना चाहिए। अल्बर्टो एक दिन घर आया। मैंने कभी किसी वास्तविक दार्शनिक से मुलाकात नहीं की। हम देखेंगे। शायद हम उसे आपके जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित कर सकते हैं। पीढ़ियों को मिलाना बहुत मजेदार हो सकता है। फिर शायद मैं भी आ सकता हूं। कम से कम मैं परोसने में मदद तो कर सकता हूं। क्या यह एक अच्छा विचार नहीं होगा? अगर वह ऐसा करेगा, किसी भी हालत में, वैसे बाय राय। उससे बात करना मेरी कक्षा के लड़कों से ज्यादा दिलचस्प है। बस यही है कि क्या वे शायद चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि अल्बर्टो मेरा नया प्रेमी है। तो फिर आप उन्हें बता दीजिए कि वह नहीं है। ठीक है, हमें देखना होगा। हाँ, हम करेंगे। और सोफी, यह सच है कि चीजें हमेशा आसान नहीं रही हैं, पापा और मेरे बीच, लेकिन कभी कोई और नहीं था। मुझे अब सोना होगा। मुझे बहुत भयानक ऐंठन हो रही है। क्या आपको एस्पिरिन चाहिए? हाँ, कृपया। जब उसकी मां गोली और एक गिलास पानी लेकर लौटी तो सोफी गिर चुकी थी, सो रही थी। 31 मई गुरुवार था। सोफी स्कूल में दोपहर की कक्षाओं में बहुत परेशान थी। दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम शुरू करने के बाद से वह कुछ विषयों में बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। आमतौर पर उसके ग्रेड अधिकांश विषयों में अच्छे होते थे, लेकिन हाल ही में वे और भी बेहतर हो गए, सिवाय गणित के। पिछली कक्षा में उन्हें एक निबंध वापस मिला था। सोफी ने मनुष्य और प्रौद्योगिकी पर लिखा था। उसने पुनर्जागरण और वैज्ञानिक सफलता, प्रकृति के नए दृष्टिकोण और फ्रांसिस बेकन पर बहुत कुछ लिखा था, जिन्होंने कहा था कि ज्ञान ही है शक्ति। उन्होंने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि अनुभवजन्य विधि तकनीकी खोजों से पहले आई थी। फिर उन्होंने प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा जो समाज के लिए इतनी अच्छी नहीं थीं। उन्होंने इस तथ्य पर एक पैराग्राफ के साथ समाप्त किया कि लोग जो कुछ भी करते हैं उसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। अच्छाई और बुराई एक सफेद और एक काले धागे की तरह हैं जो एक ही धागे से बने होते हैं।
कभी कभी वे आपस में इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं कि उन्हें सुलझाना असंभव हो जाता है। जैसे ही शिक्षक ने अभ्यास पुस्तकें दीं, उन्होंने सोफी की ओर देखा और आंख मारी। उसे एक ग्रेड मिला और टिप्पणी की गई। आपको यह सब कहां से मिला? जब वह वहीं खड़ा था तो उसने एक कलम निकाली और अपनी अभ्यास पुस्तिका के हाशिए पर बड़े अक्षरों में लिखा, मैं दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रही हूं। जब वह फिर से अभ्यास पुस्तिका बंद कर रही थी तो उसमें से कुछ गिरा। यह लेबनान से आया एक पोस्ट कार्ड था। प्रिय हिल्डे, जब आप यह पढ़ेंगे तो हम पहले ही फोन पर यहां हुई दुखद मौत के बारे में बात कर चुके होंगे। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं कि अगर लोग थोड़ा बेहतर सोचते तो क्या युद्ध टाला जा सकता था? शायद हिंसा के खिलाफ सबसे अच्छा उपाय दर्शन शास्त्र का एक छोटा कोर्स होगा। संयुक्त राष्ट्र की छोटी दर्शन शास्त्र पुस्तक के बारे में क्या ख्याल है, जिसकी एक प्रति दुनिया के सभी नए नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में दी जा सकती है? मैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सामने यह विचार रखूंगा। तुमने फोन पर कहा था कि तुम अपनी चीजों की देखभाल करने में बेहतर हो रही हो। मुझे खुशी है क्योंकि तुम सबसे गंदे प्राणी हो जिनसे मैं कभी मिला हूं। फिर तुमने कहा कि जब से हमने आखिरी बार बात की थी तब से तुमने सिर्फ 10 क्राउन खोए हैं। मैं तुम्हें उसे ढूंढने में हर संभव मदद करूंगा। हालांकि मैं बहुत दूर हूं। घर पर मेरा एक मददगार हाथ है। अगर मुझे पैसे मिल गए तो मैं उसे तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे में डाल दूंगा। प्यार, पापा, जिन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने घर की लंबी यात्रा शुरू कर दी है। सोफी ने अभी कार्ड पढ़ना समाप्त ही किया था कि आखिरी घंटी बज उठी। एक बार फिर उसके विचार उथल पुथल हो गए। जोआना खेल के मैदान में इंतजार कर रही थी। घर लौटते समय सोफी ने अपना स्कूल बैग खोला और जोआना को नवीनतम कार्ड दिखाया। इस पर डाक टिकट कब लगेगा? जोआना ने पूछा। संभवतः 15 जून। नहीं, देखो, इसमें लिखा है 5:30-90। वह कल की बात है, लेबनान में मेजर की मौत के अगले दिन। जोआना ने कहा, मुझे संदेह है कि लेबनान से एक पोस्टकार्ड एक दिन में नॉर्वे पहुंच सकेगा, विशेष रूप से उस असामान्य पते को ध्यान में न रखते हुए। हिल्डे मोलर नैग, सीओ सोफिया मुंडसेन, फूरुलिया जूनियर हाई स्कूल। आपकी अभ्यास पुस्तिका। क्या आपको लगता है कि यह मेल से आया होगा और शिक्षक ने इसे ऐसे ही डाल दिया होगा? कोई जानकारी नहीं। मुझे भी नहीं पता कि मैं पूछने की हिम्मत कर पाऊंगा या नहीं। पोस्टकार्ड के बारे में इससे अधिक कुछ नहीं कहा गया। सोफी ने कहा, मैं मिडसमर ईव पर एक गार्डन पार्टी करने जा रही हूं। लड़कों के साथ? सोफी ने कंधे उचकाए। हमें सबसे बुरे बेवकूफों को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जेरेमी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो। वैसे मैं अल्बर्टो नॉक्स को आमंत्रित कर सकता हूं। तुम्हें सनकी होना होगा, मुझे पता है। सुपरमार्केट में उनके रास्ते अलग होने से पहले बातचीत यहीं तक सीमित थी। घर पहुंचते ही सोफी ने सबसे पहले यह देखा कि क्या हेमिस बगीचे में है। निश्चित रूप से वह वहां था, सेब के पेड़ों के आसपास सूंघ रहा था। हेमिस! कुत्ता एक सेकंड के लिए स्थिर खड़ा रहा। सोफी को ठीक से पता था कि उस सेकंड में क्या हो रहा था। कुत्ते ने उसकी आवाज सुनी, उसकी आवाज पहचानी और यह देखने का फैसला किया कि क्या वह वहां है। फिर उसे देखकर वह उसकी ओर दौड़ने लगा। आखिरकार उसके चारों पैर एक साथ आ गए, ड्रमस्टिक की तरह टक टक करते हुए आया। यह वास्तव में 1 सेकंड के अंतराल में बहुत कुछ था। वह तेजी से उसके पास गया, अपनी दुम जोर जोर से हिलाई और उसके चेहरे को चाटने के लिए उछल पड़ा। हेरमिस चतुर लड़का, नीचे नीचे, नहीं, मुझ पर थूकना बंद करो। एडी, लड़के, बस। सोफी ने खुद को घर में घुसने दिया। शेरेकन झाड़ियों से कूदकर बाहर आया। वह अजनबी से काफी सावधान था। सोफी ने अपनी बिल्ली का खाना बाहर रखा, बुडगेरिगर के कप में पक्षियों के लिए दाना डाला, तुए के लिए सलाद का पत्ता निकाला और अपनी मां को एक नोट लिखा। उसने लिखा कि वह हेमीज को घर ले जा रही है और 7 बजे तक वापस आ जाएगी। वे शहर से होकर निकल पड़े। सोफी ने इस बार अपने साथ कुछ पैसे ले जाना याद रखा था। वह सोच रही थी कि क्या उसे हेमीज के साथ बस में जाना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि उसे इंतजार करना चाहिए और अल्बर्टो से इस बारे में पूछना चाहिए। जब वह हेमीज के पीछे पीछे चलती रही तो वह सोचती रही कि जानवर वास्तव में क्या है, कुत्ते और इंसान में क्या अंतर है। उसे अरस्तू के शब्द याद आ गए।
उन्होंने कहा था कि लोग और जानवर दोनों ही प्राकृतिक जीव हैं जिनमें बहुत सी विशेषताएं समान हैं, लेकिन लोगों और जानवरों में एक खास अंतर था, और वह था मानवीय तर्क। वह इतना आश्वस्त कैसे हो सकता था? दूसरी ओर डेमोक्रिटस का मानना था कि लोग और जानवर वास्तव में एक जैसे हैं क्योंकि दोनों परमाणुओं से बने हैं, और उन्हें नहीं लगता था कि लोगों या जानवरों में अमर आत्माएं होती हैं। उनके अनुसार आत्माएं परमाणुओं से बनी होती हैं जो लोगों के मरने पर हवाओं में फैल जाती हैं। वह वही व्यक्ति था जिसने सोचा था कि एक व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, मस्तिष्क से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन आत्मा परमाणुओं से कैसे बनी हो सकती है? आत्मा शरीर के बाकी हिस्सों की तरह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप छू सकें। यह कुछ आध्यात्मिक चीज थी। वे मेन स्क्वायर से आगे निकल चुके थे और ओल्ड टाउन के पास पहुंच चुके थे। जब वे फुटपाथ पर पहुंचे जहां सोफी ने 10 क्राउन पाए थे, तो उसने अपने आप डामर की ओर देखा, और वहां ठीक उसी जगह जहां उसने झुककर पैसे उठाए थे, एक पोस्ट कार्ड पड़ा था जिसका चित्र ऊपर की ओर था। चित्र में ताड़ और संतरे के पेड़ों वाला एक बगीचा दिखाया गया था। सोफी ने झुककर कार्ड उठाया। हेमीज ने गुर्राना शुरू कर दिया, मानो उसे सोफी का कार्ड छूना पसंद नहीं था। कार्ड में लिखा था, प्रिय हिल्डे, जीवन संयोगों की एक लंबी श्रृंखला से बना है। यह पूरी तरह से असंभव नहीं है कि आपके खोए हुए 10 मुकुट यहीं मिले हों। हो सकता है कि यह लिले सैंड के चौक पर एक बूढ़ी महिला को मिला हो जो क्रिस्टियान सैंड के लिए बस का इंतजार कर रही थी। क्रिस्टियान सैंड से वह अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए ट्रेन में सवार हुई और कई कई घंटे बाद उसने न्यू स्क्वायर पर सिक्का खो दिया। तब यह पूरी तरह से संभव है कि उसी सिक्के को उसी दिन बाद में एक लड़की ने उठाया हो जिसे बस से घर जाने के लिए वास्तव में इसकी जरूरत थी। आप कभी नहीं बता सकते हिल्डे, लेकिन अगर यह सच में ऐसा है तो निश्चित रूप से किसी को यह पूछना चाहिए कि क्या हर चीज के पीछे ईश्वर की कृपा है या नहीं। प्यार पिताजी, जो आत्मा में लिले सैंड में घर पर घाट पर बैठे हैं। पुनश्च मैंने कहा था कि मैं आपको 10 मुकुट खोजने में मदद करूंगा। पते की ओर लिखा था, हिल्डे मोलर नैग, CO, एक आकस्मिक राहगीर। डाक टिकट पर 1590 की मुहर लगी थी। सोफी हेमीज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर भागी। जैसे ही अल्बर्टो ने दरवाजा खोला, उसने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, डाकिया आ रहा है। उसे लगा कि उसके पास नाराज होने के लिए हर कारण है। जब वह अंदर घुसी तो अल्बर्टो एक तरफ खड़ा हो गया। हेमीज पहले की तरह कोट की खूंटियों के नीचे लेट गया। क्या मेजर ने कोई दूसरा विजिटिंग कार्ड दिया है, मेरे बच्चे? सोफी ने उसकी ओर देखा और पाया कि उसने एक अलग पोशाक पहन रखी थी। पोशाक? उसने एक लंबी घुंघराले विग और एक चौड़ा बैगी सूट पहना हुआ था जिसमें लेस का ढेर लगा हुआ था। उसने अपने गले में एक शानदार रेशमी दुपट्टा पहना हुआ था और सूट के ऊपर उसने एक लाल केप डाला हुआ था। उसने सफेद मोजे और धनुष के साथ पतले पेटेंट चमड़े के जूते भी पहने हुए थे। पूरी पोशाक सोफी को लुई एचशॉट्टी के दरबार की देखी हुई तस्वीरों की याद दिला रही थी। तुम जोकर हो, उसने कहा और उसे कार्ड थमा दिया। हम और तुम्हें वास्तव में उसी जगह 10 मुकुट मिले जहां उसने लगाया था। कार्ड? बिल्कुल। वह हर समय और भी असभ्य होता जा रहा है, लेकिन शायद यह ठीक ही है। क्यों? इससे उसका पर्दाफाश करना आसान हो जाएगा। लेकिन यह चाल दिखावटी और दिखावटी दोनों थी। बेस्वाद, इसमें सस्ते परफ्यूम की बदबू आती है। इत्र? यह सुंदर दिखने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में यह दिखावा है। क्या आप नहीं देख सकते कि वह हमारे प्रति अपनी घटिया निगरानी की तुलना ईश्वर की कृपा से करने की कितनी धृष्टता कर रहा है? उसने कार्ड उठाया, फिर उसने उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसका मूड खराब ना हो इसलिए उसने स्कूल में अपनी कॉपी से गिरे कार्ड का जिक्र करने से परहेज किया। चलो अंदर जाकर बैठते हैं, क्या समय हो गया है? 4 बज, और आज हम 17वीं शताब्दी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वे ढलान वाली दीवारों और रोशनदान वाले लिविंग रूम में चले गए। सोफी, उसने देखा कि अल्बर्टो ने पिछली बार देखी गई वस्तुओं के स्थान पर कुछ अन्य वस्तुएं रख दी थीं। कॉफी टेबल पर एक छोटा सा प्राचीन बक्सा था जिसमें विभिन्न प्रकार का संग्रह था। चश्मे के लेंस की एक टोकरी। उसके बगल में एक खुली किताब पड़ी थी। वह बहुत पुरानी लग रही थी। वह क्या है?
सोफी ने पूछा। यह 1637 में प्रकाशित डेस्कार्टिस के दार्शनिक निबंधों की पुस्तक का पहला संस्करण है, जिसमें उनका प्रसिद्ध डिस्कोर्स ऑन मेथड मूल रूप से प्रकाशित हुआ था। और मेरी एक पुस्तक है, सबसे कीमती संपत्ति और ताबूत। इसमें लेंस या ऑप्टिकल ग्लास का एक विशेष संग्रह है। इन्हें डच दार्शनिक स्पिनोजा ने 1600 के दशक के मध्य में पॉलिश किया था। वे बेहद महंगे थे और मेरे सबसे मूल्यवान खजानों में से एक हैं। अगर मुझे पता होता कि ये चीजें कितनी मूल्यवान हैं तो मैं शायद बेहतर समझ पाता। स्पिनोजा और डेस्कार्टिस कौन थे? बेशक, लेकिन पहले हम उनके जीवन काल से परिचित होने का प्रयास करें। अंदर बैठिए। वे पहले की तरह ही उसी जगह पर बैठे थे, सोफी बड़ी कुर्सी पर और अल्बर्टो नॉक्स सोफे पर। उनके बीच में किताब और ताबूत के साथ कॉफी टेबल थी। अल्बर्टो ने अपनी विग उतारी और उसे लेखन डेस्क पर रख दिया। हम 17वीं शताब्दी, या जिसे हम आमतौर पर बारोक काल कहते हैं, के बारे में बात करने जा रहे हैं। बारोक काल? कितना अजीब नाम है। शब्द बारोक एक ऐसे शब्द से आया है जिसका पहली बार अनियमित आकार के मोती का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अनियमितता बारोक कला की खासियत थी, जो सादे और अधिक सामंजस्यपूर्ण पुनर्जागरण कला की तुलना में अत्यधिक विपरीत रूपों में बहुत समृद्ध थी। 17वीं शताब्दी कुल मिलाकर असंगत विरोधाभासों के बीच तनावों की विशेषता थी। एक ओर पुनर्जागरण का निरंतर आशावाद था और दूसरी ओर ऐसे कई लोग थे जो धार्मिक एकांत और आत्मत्याग के जीवन में विपरीत चरम की तलाश करते थे। कला और वास्तविक जीवन दोनों में हम आत्म अभिव्यक्ति के दिखावटी और भड़कीले रूपों से मिलते हैं, जबकि उसी समय एक मठवासी आंदोलन भी उभरा जो दुनिया से दूर हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो ये गर्वित महल और दूरस्थ मठ दोनों हैं। हाँ, आप निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं। बैरोक काल की पसंदीदा कहावतों में से एक लैटिन अभिव्यक्ति कार्पे डेम थी, दिन का लाभ उठाओ। एक और लैटिन अभिव्यक्ति जिसे व्यापक रूप से उद्धृत किया गया था वह थी मेमेंटो मोरी, जिसका अर्थ है याद रखें कि आपको मरना ही है। कला में एक पेंटिंग एक बेहद शानदार जीवन शैली को दर्शा सकती है, जिसके एक कोने में एक छोटी खोपड़ी चित्रित की गई है। कई मायनों में बैरोक काल की विशेषता दिखावटीपन या दिखावे से थी, लेकिन साथ ही बहुत से लोग सिक्के के दूसरे पहलू से भी चिंतित थे। वे चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति से चिंतित थे, यानी यह तथ्य कि हमारे चारों ओर की सारी सुंदरता एक दिन नष्ट हो जाएगी। यह सच है। यह जानकर दुख होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। आप ठीक वैसा ही सोचते हैं जैसा 17वीं शताब्दी में बहुत से लोगों ने सोचा था। बैरोक काल राजनीतिक दृष्टि से भी संघर्ष का युग था। यूरोप युद्धों से तबाह हो गया था। Time is money. सबसे बुरा 30 वर्षीय युद्ध था जो 1618 से 1648 तक पूरे महाद्वीप में चला। वास्तव में यह युद्धों की एक श्रृंखला थी जिसने जर्मनी पर विशेष रूप से भारी असर डाला। 30 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांस धीरे धीरे यूरोप में प्रमुख शक्ति बन गया। युद्ध किस बात पर थे? काफी हद तक ये युद्ध प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच थे, लेकिन ये राजनीतिक सत्ता के लिए भी थे, कमोबेश लेबनान जैसा ही। युद्धों के अलावा 17वीं शताब्दी बड़े वर्ग मतभेदों का समय था। मुझे यकीन है कि आपने फ्रांसीसी अभिजात वर्ग और वर्सेल्स के दरबार के बारे में सुना होगा। मुझे नहीं पता कि आपने फ्रांसीसी लोगों की गरीबी के बारे में बहुत कुछ सुना है या नहीं, लेकिन भव्यता का कोई भी प्रदर्शन शक्ति के प्रदर्शन को दर्शाता है। अक्सर कहा जाता है कि बारोक काल में राजनीतिक स्थिति इसकी कला और वास्तुकला से अलग नहीं थी। बारोक इमारतों की पहचान बहुत सारे अलंकृत नुक्कड़ और दरारें थीं। कुछ इसी तरह से राजनीतिक स्थिति साजिश और हत्याओं से पहचानी जाती थी। क्या स्वीडिश राजा को थिएटर में गोली नहीं मारी गई थी? आप गुस्ताव तृतीय के बारे में सोच रहे हैं, जो कि मेरे कहने का एक अच्छा उदाहरण है। गुस्ताव तृतीय की हत्या 1992 तक नहीं हुई थी, लेकिन परिस्थितियां काफी भयावह थीं। एक विशाल नकाबपोश बॉल में भाग लेने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। मैंने सोचा कि वह थिएटर में होगा। ओपेरा में एक शानदार नकाबपोश नृत्य का आयोजन किया गया था। हम कह सकते हैं कि स्वीडन में बारोक काल गुस्ताव तृतीय की हत्या के साथ ही समाप्त हो गया।
उनके समय में प्रबुद्ध निरंकुशता का शासन था, जो लगभग 100 साल पहले लुई 14वें के शासनकाल के समान था। गुस्ताव तृतीय एक बेहद घमंडी व्यक्ति भी था, जो सभी फ्रांसीसी समारोह और शिष्टाचार का सम्मान करता था। उसे थिएटर भी बहुत पसंद था और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। हाँ, लेकिन बारोक काल का रंगमंच एक कला रूप से कहीं अधिक था। ये किसका प्रतीक? उस समय का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक। जीवन के बारे में सोफी, मुझे नहीं पता कि 17वीं शताब्दी में कितनी बार यह कहा गया कि जीवन एक रंगमंच है। वैसे भी यह बहुत बार कहा गया था। बैरोक काल ने अपने सभी प्रकार के दृश्यों और नाटकीय मशीनरी के साथ आधुनिक रंगमंच को जन्म दिया। रंगमंच में व्यक्ति मंच पर एक भ्रम का निर्माण करता है ताकि अंततः यह उजागर हो सके कि मंचीय नाटक केवल एक भ्रम था। इस प्रकार रंगमंच सामान्य रूप से मानव जीवन का प्रतिबिंब बन गया। रंगमंच दिखा सकता है कि गर्व पतन से पहले आता है और मानवीय कमजोरी का एक निर्दयी चित्र प्रस्तुत करता है। क्या शेक्सपियर बारोक काल में रहते थे? उन्होंने अपने सबसे महान नाटक वर्ष 1600 के आसपास लिखे थे, इसलिए उनका एक पैर पुनर्जागरण में और दूसरा बैरोक में है। शेक्सपियर का काम रंगमंच के रूप में जीवन के बारे में कई प्रसंगों से भरा पड़ा है। क्या आप उनमें से कुछ सुनना चाहेंगे? हाँ, एज यू लाइक इट में उन्होंने कहा है, सारी दुनिया एक रंगमंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल कलाकार हैं। उनके पास बाहर निकलने और अंदर आने का रास्ता है और एक आदमी अपने समय में कई भूमिकाएं निभाता है। और मैकबेथ में वह कहता है, जीवन एक चलता फिरता साया है, एक बेचारा खिलाड़ी जो मंच पर अपना समय इतराता और झल्लाहट करता है और फिर कभी नहीं सुना जाता। यह एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है जो शोर और रोष से भरी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। कितना निराशावादी है। वह जीवन की संक्षिप्तता से चिंतित थे। आपने सुना होगा, शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति कौन सी है? होना या न होना, यही प्रश्न है। हाँ, हेमलेट ने कहा था, एक दिन हम पृथ्वी पर घूम रहे हैं और अगले दिन हम मर चुके होते हैं और चले जाते हैं। धन्यवाद, मुझे संदेश मिल गया। जब वे जीवन की तुलना रंगमंच से नहीं कर रहे थे, तो बारोक कवि जीवन की तुलना एक स्वप्न से कर रहे थे। उदाहरण के लिए शेक्सपियर कहते हैं, हम ऐसे पदार्थ हैं जिनसे सपने बनते हैं और हमारा छोटा सा जीवन एक नींद से घिरा हुआ है। यह बहुत काव्यात्मक था। स्पेनिश नाटककार काल्डेरोन डे ला बारका, जिनका जन्म वर्ष 1600 में हुआ था, ने लाइफ इज ए ड्रीम नामक एक नाटक लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, जीवन क्या है? एक पागलपन। जीवन क्या है? एक भ्रम, एक छाया, एक कहानी, और सबसे बड़ी अच्छाई भी बहुत कम है, क्योंकि सारा जीवन एक सपना है। हो सकता है वह सही हो। हमने स्कूल में एक नाटक पढ़ा था, उसका नाम था जेप्पे ऑन द माउंट, लुडविग होलबर्ग के द्वारा। हाँ, वे स्कैंडिनेविया में एक विशाल व्यक्तित्व थे जिन्होंने बारोक काल से लेकर ज्ञानोदय युग तक के संक्रमण को चिह्नित किया। जेप्पे एक खाई में सो जाता है और बैरन के बिस्तर पर जागता है, इसलिए उसे लगता है कि उसने केवल सपना देखा था कि वह एक गरीब खेतीहर मजदूर था। फिर जब वह फिर से सो जाता है तो वे उसे वापस खाई में ले जाते हैं, सी की टी किस आ रहे हैं, और वह फिर से जाग जाता है। इस बार उसे लगता है कि उसने केवल सपना देखा था कि वह बैरन के बिस्तर पर लेटा हुआ था। होलबर्ग ने यह विषय वस्तु कैलेडरॉन से उधार ली थी और कैलेडरॉन ने इसे पुरानी अरब कहानियों ए 1001 नाइट्स से उधार लिया था। हालांकि जीवन की तुलना एक सपने से करना एक ऐसा विषय वस्तु है जिसे हम इतिहास में और भी पीछे पाते हैं, खासकर भारत और चीन में। उदाहरण के लिए, पुराने चीनी संत च्वांगत्सु ने कहा, एक बार मैंने सपना देखा कि मैं एक तितली हूं और अब मुझे नहीं पता कि मैं च्वांगत्सु हूं जिसने सपना देखा कि मैं एक तितली हूं, या मैं या मैं एक तितली हूं जो सपना देख रही है कि मैं च्वांगत्सु हूं। खैर, किसी भी तरह से साबित करना असंभव था। नॉर्वे में फेटर दास नामक एक सच्चे बारोक कवि थे जो 1647 से 1707 तक जीवित रहे। एक ओर वे जीवन को इस रूप में वर्णित करने में रुचि रखते थे जैसा कि वह हाटगेन भी और यही है, और दूसरी ओर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल ईश्वर ही शाश्वत और स्थिर है।
ईश्वर ईश्वर है यदि हर भूमि बंजर हो, ईश्वर ईश्वर है यदि हर मनुष्य मर जाए। लेकिन उसी भजन में वह उत्तरी नॉर्वे के ग्रामीण जीवन के बारे में लिखता है और लंप फिश, कॉड और कोल फिश के बारे में। यह एक विशिष्ट बारोक विशेषता है जो उसी पाठ में सांसारिक और यहां और अभी तथा स्वर्गीय और परलोक का वर्णन करती है। ये सब प्लेटो के इंद्रियों की ठोस दुनिया और विचारों की अपरिवर्तनीय दुनिया के बीच के अंतर की बहुत याद दिलाता है। उनके दर्शन के बारे में क्या? वह भी विचारों के बिल्कुल विपरीत तरीकों के बीच शक्तिशाली संघर्षों की विशेषता थी। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, कुछ दार्शनिकों का मानना था कि जो कुछ भी मौजूद है वह मूल रूप से आध्यात्मिक प्रकृति का है। इस दृष्टिकोण को आदर्शवाद कहा जाता है, विपरीत दृष्टिकोण को भौतिकवाद कहा जाता है। इसका मतलब है एक ऐसा दर्शन जो मानता है कि सभी वास्तविक चीजें ठोस भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। 17वीं शताब्दी में भी भौतिकवाद के कई समर्थक थे। शायद सबसे प्रभावशाली अंग्रेज दार्शनिक थॉमस हॉब्स थे। उनका मानना था कि मनुष्य और जानवरों सहित सभी घटनाएं केवल पदार्थ के कणों से बनी हैं, यहां तक कि मानव चेतना या आत्मा मस्तिष्क में छोटे कणों की गति से उत्पन्न होती है। तो क्या वह 2000 साल पहले डेमोक्रिटस द्वारा कही गई बात से सहमत थे? आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों ही ऐसे विषय हैं जो आपको दर्शन के इतिहास में मिलेंगे, लेकिन शायद ही कभी दोनों दृष्टिकोण एक ही समय में इतने स्पष्ट रूप से मौजूद रहे हों जितना कि बारोक में। भौतिकवाद को लगातार नए विज्ञानों द्वारा पोषित किया गया। न्यूटन ने दिखाया कि गति के समान नियम पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं और प्राकृतिक दुनिया में सभी परिवर्तन पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण और पिंडों की गति के सिद्धांतों द्वारा समझाए गए थे। इस प्रकार सब कुछ एक ही अटूट नियमों या एक ही तंत्र द्वारा संचालित था। इसलिए सैद्धांतिक रूप से गणितीय परिशुद्धता के साथ हर प्राकृतिक परिवर्तन की गणना करना संभव है। और इस प्रकार न्यूटन ने वह पूरा किया जिसे हम यांत्रिक विश्व दृष्टिकोण कहते हैं। क्या उन्होंने विश्व की कल्पना एक बड़ी मशीन के रूप में की थी? उन्होंने वास्तव में ऐसा किया। मैकेनिक शब्द ग्रीक शब्द मैकेन से आया है, जिसका अर्थ है मशीन। यह उल्लेखनीय है कि न तो हॉब्स और न ही न्यूटन ने यंत्रवत विश्व चित्र और ईश्वर में विश्वास के बीच कोई विरोधाभास देखा, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी के सभी भौतिकवादियों के लिए ऐसा नहीं था। फ्रांसीसी चिकित्सक और दार्शनिक ला मेट्री ने 18वीं सदी में एल होम मशीन नामक एक पुस्तक लिखी, जिसका अर्थ है मनुष्य मशीन। जिस तरह पैर में चलने के लिए मांसपेशियां होती हैं, उसी तरह मस्तिष्क में सोचने के लिए मांसपेशियां होती हैं। बाद में फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास ने इस विचार के साथ एक चरम यंत्रवत दृष्टिकोण व्यक्त किया। यदि किसी निश्चित समय पर किसी बुद्धि को पदार्थ के सभी कणों की स्थिति पता होती तो कुछ भी अज्ञात नहीं होता और भविष्य और अतीत दोनों उनकी आंखों के सामने खुले होते। यहां विचार यह था कि जो कुछ भी होता है वह पूर्व निर्धारित होता है। यह सितारों में लिखा है कि कुछ घटित होगा। इस दृष्टिकोण को नियतिवाद कहा जाता है। तो स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज नहीं थी। नहीं, सब कुछ यांत्रिक प्रक्रियाओं का उत्पाद है, यहां तक कि हमारे विचार और सपने भी। 19वीं सदी में जर्मन भौतिकवादियों ने दावा किया था कि नहीं, सब कुछ यांत्रिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। यहां तक कि हमारे विचार और सपने भी। 19वीं सदी में जर्मन भौतिकवादियों ने दावा किया था कि विचार का मस्तिष्क से संबंध वैसा ही है जैसा मूत्र का गुर्दे से और पित्त का यकृत से। लेकिन मूत्र और पित्त भौतिक हैं, विचार भौतिक नहीं है। आपने वहां कुछ केंद्रीय बात पकड़ी है। मैं आपको उसी चीज के बारे में एक कहानी बता सकता हूं। एक रूसी अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी मस्तिष्क सर्जन एक बार धर्म पर चर्चा कर रहे थे। मस्तिष्क सर्जन एक ईसाई था, लेकिन अंतरिक्ष यात्री नहीं था। अंतरिक्ष यात्री ने कहा, मैं कई बार अंतरिक्ष में गया हूं, लेकिन मैंने कभी भगवान या स्वर्गदूतों को नहीं देखा। और मस्तिष्क सर्जन ने कहा, और मैंने कई चतुर मस्तिष्कों का ऑपरेशन किया है, लेकिन मैंने कभी एक भी विचार नहीं देखा। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि विचार मौजूद नहीं है। नहीं, लेकिन यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि विचार ऐसी चीजें नहीं हैं जिन पर ऑपरेशन किया जा सके या उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सके। उदाहरण के लिए,
भ्रम को शल्य चिकित्सा द्वारा दूर करना आसान नहीं है। यह इतना गहरा हो जाता है कि शल्य चिकित्सा करना भी संभव नहीं है। 17वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक लीबनिज ने बताया कि भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का अंतर ठीक यही है कि भौतिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, लेकिन आत्मा को 2 भागों में भी नहीं बांटा जा सकता। नहीं, इसके लिए आप किस तरह की स्कैल्पेल का इस्तेमाल करेंगे? अल्बर्टो ने बस अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसने उनके बीच की मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, 17वीं शताब्दी के 2 महानतम दार्शनिक डेस्कार्टेस और स्पिनोजा थे। वे भी आत्मा और शरीर के बीच के संबंध जैसे सवालों से जूझते रहे, और अब हम उनका और अधिक बारीकी से अध्ययन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ो, लेकिन मुझे 7 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए।